प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम चर्चा करेंगे मानववादी विचारक स्वामी विवेकानंद का योगदान या मूल्यांकन। लेक्चर नंबर 58। जैसा कि मैंने यहाँ नोट भी किया है, मानववादी विचारक विवेकानंद का योगदान एवं मूल्यांकन। बेटा, हम जो चर्चा कर रहे हैं वो आधुनिक भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक चिंतकों की कर रहे हैं, और आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतकों में भी हम मानववादी विचारक आपको समझा रहे हैं। और मानववादी विचारकों में हम आपको 3 विचारक समझाएंगे: विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, मानवेंद्रनाथ रॉय। जिसमें से आज हम जो पहला मानववादी विचारक लिया है हमने स्वामी विवेकानंद। विवेकानंद का जो विचारधारा है इसका आज हम योगदान और मूल्यांकन की चर्चा करेंगे। इसके बाद में विवेकानंद का जो चिंतन है इसको आज हम विराम दे देंगे। इसके बाद में हम रविंद्रनाथ टैगोर की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों को बताना चाहूँगा, बेटा अभी तक मैंने राजनीति विज्ञान के अंतर्गत लगभग 1250 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं, जिसमें राजनीति विज्ञान का लगभग 80% सिलेबस मैंने अपलोड कर दिया है। अब भले ही वो स्नातक स्तर की बात हो, स्नातकोत्तर स्तर की बात हो, यूपीएससी की बात हो, यूजीसी नेट की बात हो, कॉलेज लेक्चर, स्कूल लेक्चर, जो भी है, मैं तो मुख्यतया राजनीति विज्ञान का जो महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम है उसमें से 80% सिलेबस अपलोड कर दिया है। तो मैं आज मेरे विद्यार्थियों को कहना चाहता हूं, बेटा जिन विद्यार्थियों को हमारे चैनल की जानकारी है उनका कर्तव्य है कि सभी विद्यार्थियों को हमारे चैनल के बारे में अवगत कराएं। कारण कि हम ये जो सेवा दे रहे हैं बेटा, ये निःशुल्क रूप में अपने विद्यार्थियों को मैं पढ़ा रहा हूँ। किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है, मैं कोई एप्लीकेशन ऐप नहीं बनाऊंगा, मैं तो निःशुल्क रूप में मेरे विद्यार्थियों को पढ़ाऊंगा। क्योंकि मुझे लगभग 3 वर्ष पहले जब मैं एमए की क्लास ले रहा था, उस समय एक छात्र ने ये कहा था कि सर प्लीज़ आप यूट्यूब चैनल पर प्रतिदिन एक लेक्चर अपलोड कीजिएगा। उन्होंने मेरे से बार बार ये बातें कही। उसके बाद में अब वही बात है, मुझे तो 28 वर्ष हो गए महाविद्यालय में पढ़ाते हुए। तो बेटा विद्यार्थियों की बात मानना मेरा परम कर्तव्य है। मैंने विद्यार्थियों की बात मानी और उसी दिन से प्रतिदिन एक लेक्चर अपलोड करना शुरू कर दिया। हाँ, अब इसका फ़ायदा आपको उठाना है, बस इतना ध्यान रखना है। इसलिए मैं आपको कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप विद्यार्थियों को शेयर कीजिएगा। चलिए बेटा, हम चर्चा कर रहे हैं विवेकानंद के योगदान या मूल्यांकन की। मतलब स्वामी विवेकानंद के बारे में हमने अभी तक आपको नव मानववाद की अवधारणा समझाई थी, विवेकानंद के सामाजिक विचार समझाए थे, विवेकानंद के धार्मिक विचार समझाए थे, विवेकानंद के राजनीतिक विचार समझाए थे। अब इन सब का समग्र लेते हुए हमें ये देखना है कि राजनीति विज्ञान को, क्या बेटा, राजनीति विज्ञान को विवेकानंद ने क्या कुछ दिया है, सामाजिक क्षेत्र में विवेकानंद ने क्या कुछ योगदान दिया है, राजनीतिक क्षेत्र में विवेकानंद ने क्या कुछ योगदान दिया है, धार्मिक क्षेत्र में विवेकानंद ने क्या कुछ योगदान दिया है, इसकी चर्चा करेंगे। अब मैंने सबसे पहले यहाँ आपके लिए डायग्राम बना रखा है। देखो बेटा, इस डायग्राम को जब तक आप याद नहीं रखेंगे इन तीनों विचारकों के लिए, विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, मानवेंद्रनाथ राय, तब तक आप इन तीनों विचारकों को नहीं समझ पाएंगे। भले ही उसका सामाजिक विचार हो, राजनीतिक विचार हो, या जो है उसके योगदान की बात हो, ये डायग्राम तो आपको ध्यान में रखना होगा। इसका मतलब क्या है, चूँकि हम मानववादी विचारक विवेकानंद की चर्चा कर रहे हैं, तो विवेकानंद एक मानववादी विचारक है। अब मानववादी विचारक हैं तो बेटा सबसे पहले तो स्पष्ट होना चाहिए कि मानववादी चिंतन होता ही क्या है। तो बेटा मानववादी चिंतन क्या होता है, पहले तो ये समझिए। इसका मूल जो है वो तो ये है कि मानववादी चिंतन या मानववादी विचारधारा अपने विचारों का केंद्र बिंदु मनुष्य को मानती है। क्या कहा है मैंने, अपने चिंतन का केंद्र बिंदु मनुष्य को मानती है। तो विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, मानवेंद्रनाथ राय, ये तीनों ही अपने चिंतन का केंद्र बिंदु मनुष्य को मानते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। और ये तीनों के तीनों विचारक ये कहते हैं कि मनुष्य अपने आप में साध्य है, ये किसी का साधन नहीं है। राज्य और समाज साधन है, व्यक्ति साध्य है। अब कैसे अर्थ, मानववादी चिंतन वह सिद्धांत है
वह दृष्टिकोण है, दृष्टिकोण का मतलब होता है देखने का नज़रिया, वह दृष्टिकोण है, वह जीवन पद्धति है जो आप नोट करेंगे जो मनुष्य को साध्य मानती है, नोट करें, जो मनुष्य को साध्य मानती है, राज्य और समाज को साधन मानती है। देखो बेटा समझें, मानववादी चिंतन मनुष्य को साध्य मानता है और राज्य और समाज को साधन मानता है। क्या मतलब है इसका? देखो, राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों को यही तो बात समझनी है बेटा। ये चिंतन, ये विचारधारा ये कहता है कि मनुष्य अपने आप में साध्य है। इसका मतलब ये है कि व्यक्ति होने के नाते सम्मान के योग्य है, व्यक्ति होने के नाते गरिमा से संपन्न है, इसे किसी भी सांसारिक साधन से नहीं तोला जा सकता। एक बात। दूसरी बात, मनुष्य ने अपने लिए राज्य और समाज का निर्माण किया है, राज्य समाज की स्थापना की है, अतः राज्य और समाज व्यक्ति के लिए साधन है। इसका मतलब ये है कि समाज के अंतर्गत जो परंपराएं, प्रथाएं, रीति रिवाज, रूढ़ियाँ हैं, अगर उनसे व्यक्ति का हित होता है तो उन प्रथाओं, परंपराओं को बदला जा सकता है, व्यक्ति का हित स्वीकार नहीं किया जाएगा। राज्य की बात आती है कि राज्य साधन है। इसका मतलब ये है कि जो कानून होते हैं उन कानूनों से व्यक्ति का अहित होता है तो कानूनों को बदला जा सकता है, लेकिन व्यक्ति का अहित स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसलिए मानववादी चिंतन ये कहता है कि व्यक्ति अपने आप में साध्य है, किसी का साधन नहीं है। मानव होने के नाते गरिमा से संपन्न है, मानव होने के नाते अपने आप में साध्य है, इसे किसी सांसारिक साधन से नहीं तोला जा सकता। क्या जाति है, क्या वर्ण है, अमीर है, गरीब है, किस देश का, इससे कोई लेना देना, बस मनुष्य है, वो मनुष्य है, इसी ही कारण वो सम्मान के योग्य है, गरिमा से संपन्न है। ये विचारधारा ये कहती है। जैसे मैंने यहाँ नोट भी किया है कि यह चिंतन व्यक्ति को साध्य मानता है, मानव के अस्तित्व, गौरव को महत्व देता है, और इसके साथ में मानववादी विचारधारा चिंतन ये कहता है, क्या कहता है कि मनुष्य ही प्रत्येक वस्तु का मापदंड है। नोट करेंगे, मनुष्य ही प्रत्येक वस्तु का मापदंड है। ये बात सबसे पहले तो यूनान के अंतर्गत एक सोफिस्ट थे, प्रोटेगोरस, उन्होंने कही थी कि मनुष्य प्रत्येक वस्तु का मापदंड है। इसका मतलब ये, कोई भी प्रथा, परंपरा, रीति रिवाज, कानून यदि गलत हैं तो फिर ऐसी स्थिति में कानूनों को बदला जा सकता है, प्रथा परंपराओं को बदला जा सकता है, उनको रोका जा सकता है, लेकिन व्यक्ति का हित स्वीकार नहीं किया जाएगा। मानववादी विचारकों के अंतर्गत 3 विचारक लेंगे, विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, मानवेंद्रनाथ राय। आज हम विवेकानंद के विचारों के योगदान की चर्चा करेंगे। अब यहाँ से इसके श्री गणेश करते हैं। बेटा, विवेकानंद का यदि आपको योगदान या मूल्यांकन एग्जाम पूछा जाता है तो किस तरीके से समझना है? सबसे पहले तो आपको ये नोट करना है कि प्राचीन भारत की धार्मिक एवं आध्यात्मिक परंपरा के आधुनिक युग पुरुष थे। अब जरा ध्यान दें, विवेकानंद जो थे वो प्राचीन भारत की धार्मिक एवं आध्यात्मिक परंपरा के आधुनिक युग पुरुष थे। ये आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है। प्राचीन भारत की धार्मिक एवं आध्यात्मिक परंपरा के आधुनिक युग पुरुष कौन थे? विवेकानंद। आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है, ठीक है। एक बात तो ये नोट करें, इसके बाद में इधर आएंगे। सबसे पहले तो ये कि विवेकानंद के योगदानों को यदि आपको समझना है तो मूल जो बात है वो ये है कि विवेकानंद जी ने, क्या बेटा, विवेकानंद जी ने अपने विचारों का जो मूल आधार बनाया है वो धर्म को बनाया है। जरा ध्यान रखना है, किसको बनाया बेटा? धर्म को। और धर्म की अवधारणा प्राचीन समय से ही भारत की सामाजिक व्यवस्था का आधार रही है, भारत की राजनीतिक व्यवस्था का आधार रही है और रहना भी चाहिए। जैसा कि गांधी जी ने कहा है कि धर्म विहीन राजनीति हो ही नहीं सकती, वो तो मौत का फंदा है। और आज भी हम कह सकते हैं, जिस राजनीतिक आधार नैतिकता नहीं, वो राजनीति हो ही नहीं सकती। राजनीतिक आधार नैतिकता होना चाहिए, राजनीतिक आधार समाज के उच्च मूल्य होना चाहिए, राजनीतिक आधार समाज के सर्वोच्च मूल्य होना चाहिए, राजनीतिक आधार धर्म होना चाहिए, राजनीतिक आधार विश्व का जो शाश्वत कानून है वो होना चाहिए। धर्म व्यापक अवधारणा है, अर्थात विवेकानंद जी के योगदान की चर्चा करें तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि धर्म एक व्यापक अवधारणा है। मतलब विवेकानंद ने अपनी सभी व्यवस्थाओं का आधार धर्म की अवधारणा को माना है, तो धर्म को इन्होंने एक व्यापक अवधारणा माना है जिसका संबंध जीवन के सभी क्षेत्रों से, व्यक्ति से, परिवार से, समाज से, राज्य से, सरकार से, सबसे इसका संबंध माना है इन्होंने। और ये बात होनी भी चाहिए भाई। व्यक्ति यदि नैतिक जीवन नहीं जिएगा तो क्या जीवन है उसका? मैं तो ये कहूँगा कि भारत में तो मनु से लेकर के मनु की रचना मनुष्यवर की, मनु से लेकर के मोहनदास करमचंद गांधी जी तक का जो चिंतन है, राजनीतिक चिंतन है, उसमें एक ही बात मुख्य है और वो ये है कि व्यक्ति जब तक एक नैतिक प्राणी नहीं बनेगा तब तक समाज में सुधार नहीं हो सकता। बस ये निष्कर्ष निकलता है।
मनु से लेकर गांधी जी तक। तो विवेकानंद जी भी ये बात तो कह रहे हैं, धर्म की बात कर रहे हैं, नैतिकता की बात कर रहे हैं। जीवन के सभी क्षेत्रों से, मतलब व्यक्ति, परिवार, क्या व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, सरकार, सब का आधार धर्म को माना है। तो मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर विवेकानंद जी का योगदान ये है कि भाई राजनीतिक आधार नैतिकता होना चाहिए, परिवार का आधार नैतिकता को होना चाहिए, जरूरी भी है ये। आज आप देख सकते हैं चारों तरफ आक्रामकता क्यों है, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में नैतिकता का आधार नहीं माना जा रहा है, इसलिए दिक्कत है। आज क्या हो रहा है कि पूरी दुनिया मैकियावलीवाद का अनुसरण कर रही है, क्योंकि मैकियावली ने कहा था कि राजनीति और धर्म का कोई संबंध नहीं है। राजनीति धर्म का पृथक्करण किया था उन्होंने, इसलिए उनको आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक माना जाता है। आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक माना जाता है किसको? मैकियावली। क्योंकि मैकियावली ने सबसे पहले ये कहा था कि भाई राजनीति और धर्म का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि मैकियावली ने साफ कहा था, क्या कहा था कि राजा को तो राज्य की चिंता करनी चाहिए, साधन तो सदैव आदरणीय से मिल जाएंगे। मतलब यह है कि राजा अपने राज्य की रक्षा करे, साधन जो भी है, हिंसा है, अनैतिकता, अधर्म, अन्याय जो भी है अपनाए। जबकि हमारे यहाँ पर भारत में गोपाल कृष्ण गोखले ने भी कहा है कि साध्य साधन पवित्र होना चाहिए, गांधी जी ने कहा साध्य साधन पवित्र होना चाहिए, और प्राचीन भारत में भी ये बात कही गई थी कि साध्य और साधन पवित्र होना चाहिए। तो जरा आप देखिए, तुलना कीजिएगा, भारत तो सबसे आगे चिंतन के क्षेत्र में। दूसरा है मूल प्रेरणा, मतलब विवेकानंद जी के विचारों का जो मूल प्रेरणा है वह यह है, ये विश्वास कि हिंदू धर्म विश्व का प्राचीन एवं मानववादी धर्म है। अब जरा देखिएगा, विवेकानंद जी का ये योगदान सबसे महत्वपूर्ण है कि इनका जो मूल प्रेरणा है, इनका जो मूल प्रेरणा है वो ये है, क्या है? यह विश्वास कि हिंदू धर्म विश्व का प्राचीन एवं मानववादी धर्म है। मतलब हिंदू धर्म विश्व का सबसे प्राचीन और मानववादी धर्म है। सबसे प्राचीन धर्म हिंदू धर्म है, और यदि मानवता की बात करता है तो हिंदू धर्म करता है। तो ये विवेकानंद जी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। आगे वेदांत दर्शन, पूर्ण दर्शन, ये आत्मोत्थान की सर्वश्रेष्ठ कुंजी है। विवेकानंद जी ने स्पष्ट कहा था कि जो वेदांत दर्शन है वो पूर्ण दर्शन है, और यह आत्मोत्थान व्यक्ति की आत्मा के उत्थान की सर्वश्रेष्ठ कुंजी है, सर्वश्रेष्ठ औषधि है, एक रामबाण औषधि है। ये भी विवेकानंद जी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। और सत्यता यही है कि वेद पूर्ण सत्य हैं, क्योंकि ये अपौरुषेय हैं, किसी पुरुष ने इनको नहीं लिखा है, ये श्रुतियों के माध्यम से स्पष्ट हुए हैं। ठीक है, इसके बाद में हम लेंगे विवेकानंद जी कि चिंतन का जो प्रमुख लक्ष्य था वो क्या था बेटा? व्यक्ति का आत्मोत्थान, व्यक्ति की आत्मा की उन्नति या उत्थान, व्यक्ति का आत्मोत्थान, हिंदू धर्म का पुनर्जागरण। मतलब विवेकानंद जी के समय हिंदू धर्म में कितनी ही कुरीतियाँ हैं, कितनी बुराइयां मौजूद थी। तो विवेकानंद जी हिंदू धर्म में जो बुराइयां थी उनको दूर करना चाह रहे थे, और प्राचीन भारत के अंतर्गत जो वेदांत दर्शन था उस वेदांत दर्शन की इन्होंने आधुनिक युग के अनुरूप व्यवहारिक व्याख्या की। इसी को नव वेदांत दर्शन कह दिया गया है विवेकानंद जी के द्वारा। नव वेदांत दर्शन आधुनिक युग के अनुरूप इन्होंने वेदांत दर्शन की व्याख्या की थी, और ये कहा था कि वेदांत दर्शन अपने आप में पूर्णतः सत्य है। भारत का पुनरुत्थान एवं संपूर्ण मानव जाति के कल्याण की इन्होंने बात की थी। कि विवेकानंद जी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। अब विवेकानंद जी के योगदानों को हम 4 बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट करेंगे। 1 2 3 4। नंबर 1, भारतीय पुनर्जागरण में ऐतिहासिक योगदान। बेटा विवेकानंद जी के योगदान की बात आए तो भारत के पुनर्जागरण में ऐतिहासिक योगदान दिया। मतलब वास्तविक रूप में देखा जाए तो विवेकानंद जी ने जो है भारतीयों को जगाने में ऐतिहासिक योगदान दिया। कैसे दिया? वैसे देखा जाए तो सर्वप्रथम, चूँकि आधुनिक भारत के जो जनक माने जाते हैं राजा राम मोहन राय माने जाते हैं ना, तो सर्वप्रथम राजा राम मोहन राय ने भारतीयों को जागृत किया कि भाई आप अपनी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति देखें, हमारी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति कितनी श्रेष्ठ थी, और आज हम सामाजिक क्षेत्र में हैं इतने ज़्यादा गिर गए हैं कि हमें पुनः हमारी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति को अपनाने की ज़रूरत है। इसके बाद में स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो है पुनर्जागरण की बात की थी, और इसके बाद में विवेकानंद जी ने जो है भारत के पुनर्जागरण की बात की, और विवेकानंद जी के चिंतन में पुनर्जागरण का पूर्ण उत्कर्ष होता है। तो ये 3 कड़ियाँ हो गई। पहले राजा राम मोहन राय ये बात करते हैं, फिर स्वामी दयानंद सरस्वती, उसके बाद में विवेकानंद के चिंतन में भारतीय पुनर्जागरण का पूर्ण उत्कर्ष होता है। ये विवेकानंद जी का योगदान है। एक दूसरा धार्मिक एवं आध्यात्मिक क्षेत्र में योगदान। अब विवेकानंद जी ने धार्मिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में क्या योगदान दिया है? बेटा विशेषकर तो विवेकानंद जी का जो योगदान है वो धार्मिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में ही है। क्यों? क्योंकि विवेकानंद जी
अद्वैतवादी दर्शन को नव वेदांत में विकसित करते हैं। मतलब विवेकानंद जी ने भारत के वेदांत दर्शन को, भारत के वेदों के दर्शन को आधुनिक युग के अनुरूप विकसित किया। वेदांत दर्शन की आधुनिक युग के अनुरूप व्यावहारिक व्याख्या की, जिसको कि विवेकानंद ने नव वेदांत दर्शन की संज्ञा दी। तो निश्चित रूप में देखा जाए तो विवेकानंद जी जो है धार्मिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो योगदान देते हैं वो यही देते हैं कि इन्होंने नव वेदांतवाद की अवधारणा विकसित की। इसके साथ में विवेकानंद ने धर्म की जो है बुद्धि संगत व्याख्या की। क्या? बुद्धि संगत व्याख्या की, विवेक के आधार पर इसकी व्याख्या की, तर्क संगत तरीके से जो है धर्म की व्याख्या की। और इसी के साथ में विवेकानंद ने सार्वभौमिक धर्म की अवधारणा प्रस्तुत की। विवेकानंद जी का कहना है, क्या कहना है कि भी सभी मनुष्य एक ईश्वर की संतान हैं और सभी जो धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध धर्म हैं, इसके बारे में विवेकानंद कहते हैं कि ये सब ईश्वर की पुस्तक के एक एक पृष्ठ हैं। मतलब सभी धर्मों को विवेकानंद ने कहा कि सभी धर्म ईश्वर की पुस्तक के एक एक पृष्ठ हैं, एक एक पेज हैं। इसलिए इन्होंने कहा कि वास्तव में सभी का लक्ष्य ईश्वर तक पहुंचना है और ये सभी जो धर्म है ईश्वर की पुस्तक के एक एक पृष्ठ हैं। तो इस आधार पर विवेकानंद ने कहा कि वास्तव में धर्मों में कोई विरोध नहीं है और एक सार्वभौमिक धर्म की स्थापना की जा सकती है। ये विवेकानंद का सबसे ज़्यादा योगदान है। विवेकानंद ने सार्वभौमिक धर्म की अवधारणा की स्थापना की बात की, सार्वभौमिक धर्म की अवधारणा का निर्माण किया। इस आधार पर विवेकानंद ने कहा कि जब तक सार्वभौमिक धर्म की स्थापना नहीं होगी तब तक विश्व में शांति स्थापित नहीं की जा सकती। और अगर विश्व में शांति की स्थापना करना है तो इसके लिए सार्वभौमिक धर्म की स्थापना करना अनिवार्य है। आज के युग में विवेकानंद की सार्वभौमिक धर्म की अवधारणा सार्थक है। आप पूरी दुनिया में देख सकते हैं, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। तो सार्वभौमिक धर्म की स्थापना होने से कहाँ हाहाकार होगा? हम सब मनुष्य हैं, हम कहाँ क्या भिन्नता है? और अगर आपस में मारकाट करने वाली बात आती है तो मैं तो ये कहता हूँ कि इस धरा के ऊपर हम एक दूसरे के शत्रु बने हुए हैं। आप सूर्य चंद्रमा के भी तो टुकड़े कर करके देखिए, उसके टुकड़े कर सकते हैं कि चंद्रमा का इतना हिस्सा अमेरिका का हो जाएगा, इतना भारत का हो जाएगा, इतना रूस का, इतना चीन का कर लेंगे। सूर्य के टुकड़े कर करके देखो, आप कर सकते नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ तक हमारी पहुँच ही नहीं है। जहाँ तक पहुँचे वहाँ तक शत्रुता बढ़त रहे। तो ये सब कुछ जो करने वाले हम मानवीय हैं। अगर हम चाहें तो एक आदर्श विश्व समाज व्यवस्था की स्थापना कर सकते हैं। और इसके लिए विवेकानंद की इस बात को स्वीकार कर लिया जाए कि एक सार्वभौमिक धर्म की स्थापना यदि कर दी जाए तो विश्व के अंतर्गत शांति स्थापित हो सकती है। ये विवेकानंद का सबसे ज़्यादा योगदान है। तीसरा, सामाजिक क्षेत्र में योगदान। विवेकानंद जी ने सोशल सिस्टम, समाज व्यवस्था के क्षेत्र में क्या कुछ योगदान दिया है, जरा ध्यान दीजिएगा। विवेकानंद ने समाज व्यवस्था के क्षेत्र में भी सुधार की बात की है। सबसे पहले तो विवेकानंद जी जन्म आधारित रूढ़िगत जाति व्यवस्था, कास्ट सिस्टम, जाति व्यवस्था का पूर्ण विरोध किया। मतलब विवेकानंद ने जन्म पर आधारित जो जाति व्यवस्था इसका पूर्ण रूप में विरोध किया और इसके स्थान पर इन्होंने प्राचीन भारत की वर्ण व्यवस्था की स्थापना की बात की। प्राचीन भारत के अंतर्गत व्यक्ति के स्वभाव, गुण और कर्म के आधार पर 4 वर्ण होते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो विवेकानंद जी ने इस वर्ण व्यवस्था की स्थापना की बात की और ये कहा कि व्यक्ति के गुण, कर्म, स्वभाव, व्यक्ति के गुण, कर्म, स्वभाव के आधार पर उसके कार्य निश्चित होते हैं, ना कि जन्म के आधार पर। इसलिए उन्होंने वर्ण व्यवस्था की स्थापना की बात की। भाई, प्राचीन भारत के अंतर्गत समाज व्यवस्था का जो आधार होता था वर्ण और आश्रम व्यवस्था होती थी। 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। तो विवेकानंद जी ने वर्ण व्यवस्था की स्थापना की बात की। और इसके बाद में विवेकानंद जी उपयोगिता के आधार पर पाश्चात्य सभ्यता, अब जरा देखिएगा बेटा, विवेकानंद जी उपयोगिता के आधार पर पाश्चात्य सभ्यता एवं संस्कृति के सद्गुणों को स्वीकार करने की बात करते हैं कि अगर पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति के अंतर्गत भी सद्गुण हैं, अच्छे गुण हैं, अच्छे मूल्य हैं, सर्वोच्च मूल्य हैं, तो उनको भी स्वीकार किया जाना चाहिए। ये कोई बुरी बात नहीं है। हम तो ये कहेंगे किसी सिद्धांतों का, सर्वश्रेष्ठ सिद्धांतों का, अच्छे गुणों का क्या किसी ने ठेका ले रखा है? जहाँ कहीं भी किसी भी देश में हमें कोई अच्छी बात मिलेगी तो उसे स्वीकार आज भी करना चाहिए और करते भी हैं हम।
अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अध्ययन करते हैं और विदेश नीति का जब अध्ययन करते हैं तो राष्ट्र राज्यों के मध्य में जो संधियाँ होती है उसमें क्या होता है, अच्छी चीज़ें हम लेते हैं कि नहीं लेते, तो अच्छी कोई भी बात दूसरों से लेने में कोई बुराई नहीं है। तो विवेकानंद ने ये बात कही है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में विवेकानंद जी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। अगर हम सामाजिक क्षेत्र से आगे निकल करके अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात करें तो विवेकानंद का योगदान होगा। इसके बाद में विवेकानंद जी ने समाज व्यवस्था में सुधार करने की बात की और कहा कि भाई समाज व्यवस्था में अनेकों कुरीतियाँ हैं, उन सभी कुरीतियों को दूर किया जाना चाहिए। अब समाज व्यवस्था के अंतर्गत क्या क्या कुरीतियाँ हैं, इसके अंतर्गत मैंने जो है विवेकानंद के सामाजिक विचारों में ये सारी बातें समझा दी हैं, यहाँ पर दोहराने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तो इतना ही ध्यान रखेंगे कि विवेकानंद जी ने समाज व्यवस्था में सुधार के लिए विकासवादी साधनों की बात की है और ये कहा है कि भाई क्रांति से समाज व्यवस्था में सुधार नहीं होगा बल्कि विकासवादी साधनों के माध्यम से समाज में सुधार किया जाना चाहिए। बस इतना नोट करेंगे, विकासवादी साधनों के माध्यम से समाज में सुधार की बात की। चौथा बिंदु, राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में क्या योगदान दिया। विवेकानंद जी वैसे देखा जाए तो कोई राजनीतिक चिंतक नहीं थे, यस, ये तो एक धार्मिक पुरुष थे, एक आध्यात्मिक पुरुष थे। इनका मूल जो योगदान था वो धार्मिक क्षेत्र में था, आध्यात्मिक क्षेत्र में था। ये कोई राजनीतिक चिंतक नहीं थे, लेकिन फिर भी विवेकानंद के विचारों में, चिंतन में यत्र तत्र राजनीतिक विचार भी भरे पड़े हैं। अगर विवेकानंद के राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में योगदान की बात की जाए तो विवेकानंद जी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है ये है कि इन्होंने व्यक्ति की गरिमा की बात की, व्यक्ति को अपने आप में साध्य माना, राज्य और समाज को साधन माना, इनका योगदान है। इसके साथ में इन्होंने व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की, इसी के साथ में इन्होंने व्यक्ति के अधिकार और कर्तव्य की बात की। अब विवेकानंद जी के राजनीतिक विचारों को ही मैंने अलग से अपलोड कर दिया, यहाँ पर सभी बात दोहराने की आवश्यकता नहीं है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को लोकप्रिय बनाया। सबसे पहले तो ये कि विवेकानंद जी ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को लोकप्रिय बनाया। क्या? सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को प्रभावशाली बनाया, लोकप्रिय बनाया। सबसे महत्वपूर्ण योगदान इसमें ये होगा। इसके बाद में विवेकानंद जी ने जातियों के आवर्तन सिद्धांत द्वारा भविष्य के सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन की दिशा स्पष्ट की। विवेकानंद जी का सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान है वो जातियों के आवर्तन सिद्धांत का है। जातियों अर्थात वर्णों के आवर्तन सिद्धांत द्वारा भविष्य के सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन की दिशा स्पष्ट की। मतलब विवेकानंद जी ने कहा कि वास्तविक रूप में देखा जाए तो जो सत्ताधारियों की बात आती है तो सबसे पहले प्रारंभ में ब्राह्मण वर्ण का नेतृत्व था। उसके बाद में ब्राह्मण वर्ण के द्वारा सत्ता का जो है दुरुपयोग किया गया। उसके बाद में ब्राह्मणों का विरोध किया गया और क्षत्रिय वर्ण के हाथों में सत्ता आती है। क्या? क्षत्रिय वर्ण के हाथों में सत्ता आ जाती है। मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय। अब क्षत्रियों के द्वारा भी जो है सत्ता का दुरुपयोग किया जाता है, फिर इनका विरोध होता है। इसके बाद में सत्ता कहाँ आ जाती है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, फिर वैश्य के हाथों में आ जाती है। इसके बाद में वैश्यों के द्वारा भी धन का केंद्रीकरण किया जाता है और इसके बाद में विवेकानंद कहते हैं कि फिर अंत में शूद्रों के हाथों में, दलितों के हाथों में सत्ता आ जाती है। इस आधार पर विवेकानंद जी ने भविष्यवाणी की थी कि वह दिन दूर नहीं जबकि शूद्रों के हाथों में सत्ता आएगी, शूद्रों अर्थात दलितों के हाथों में सत्ता आएगी। और इन्होंने कहा कि ये जो सत्ता है सबसे पहले रूस में आएगी, फिर चीन में आएगी और फिर भारत में आएगी। तो आज हम विवेकानंद जी की जो भविष्यवाणी है इसके आधार पर कह सकते हैं कि ये बातें कुछ हद तक सही भी आई हैं कि आज यदि देखा जाए तो राजनीति के क्षेत्र में, क्या आप बताइएगा मुझे, शूद्र वर्ण के लोग सम्मिलित नहीं हैं? क्या दलित वर्ग के लोग राजनीति में सम्मिलित नहीं हैं, भाग नहीं लेते हैं? लेते हैं। तो निश्चित रूप में यहाँ पर जो है विवेकानंद जी ने जो वर्ण व्यवस्था की बात की थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, क्या ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो इसमें क्रम से इन्होंने सत्ता की बात की थी। पहले ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य और फिर शूद्र। 1 2 3 4। मतलब यहाँ एक चक्कर के रूप में सबसे पहले ब्राह्मण के हाथ में सत्ता होती है, शुरुआत यहीं से होता है, फिर क्षत्रिय के हाथों में आ जाती है, उसके बाद में जो वैश्य के हाथों में आती है, फिर शूद्र के हाथों में आता है। तो इन्होंने कहा कि क्रमबद्ध रूप में ये जो है जातियों अर्थात वर्णों के आवर्तन मतलब परिवर्तन का इन्होंने सिद्धांत दिया है कि भाई सत्ता का परिवर्तन होता रहता है। पहले ब्राह्मण के हाथों में सत्ता आती है, फिर क्षत्रिय के हाथ में आती है, फिर वैश्य के हाथ में आती है, फिर शूद्र के हाथ में आती है, जिससे कि जो है विवेकानंद ने दलित कहा है। इन्होंने कहा कि भाई अंत में दलितों के हाथों में सत्ता आएगी। तो इसका मतलब विवेकानंद ने जातियों अर्थात वर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय व शूद्र, जातियों के आवर्तन सिद्धांत द्वारा भविष्य के सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन की दिशा स्पष्ट की। अब राजनीतिक परिवर्तन की दिशा स्पष्ट हो रही है। पहले सत्ता ब्राह्मण के हाथ में, फिर सत्ता क्षत्रिय के हाथ में, फिर सत्ता वैश्य के हाथ में, फिर सत्ता शूद्र के हाथ में। अब यहाँ पर ऐसा लगा जैसे राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तु ने भी जो है संविधानों में परिवर्तन चक्र का सिद्धांत दिया था, है ना।
ना। 6 प्रकार की शासन प्रणालियाँ बता रहे हैं अरस्तु, और कह रहे हैं कि सबसे पहले राजतंत्र की स्थापना होती है, राजतंत्र का पतन होता है, उसके बाद में क्या आता है निरंकुश तंत्र, निरंकुश तंत्र का फिर पतन होता है, फिर क्या आता है कुलीन तंत्र, कुलीन तंत्र का पतन होता है, फिर क्या आता है धनिक तंत्र या वर्ग तंत्र, फिर वर्ग तंत्र धनिक तंत्र का भी पतन हो जाता है, फिर क्या आता है संयत प्रजातंत्र या बहुल तंत्र, फिर संयत या बहुल तंत्र का भी जो है पतन हो जाता है, फिर भीड़ तंत्र आता है, फिर वापस राजतंत्र शुरू हो जाता है। तो ये चक्र चलता रहता है। इसे ही अरस्तु ने संविधानों में परिवर्तन चक्र की संज्ञा दी थी। तो ये वही परिवर्तन चक्र की बात विवेकानंद जी कर रहे हैं, लेकिन विवेकानंद जी ने ये वर्णों के आधार पर बात समझाई है, अरस्तु ने दूसरे रूप में समझाई। लेकिन ये लग रहा है कि अरस्तु भी यही बात कह रहे थे जो विवेकानंद जी कह रहे हैं। तो यहाँ तक हो गया क्लियर। इसके बाद में है बेटा, विवेकानंद जी एक राष्ट्रवादी सन्यासी थे। विवेकानंद जी का सबसे बड़ा योगदान है कि सन्यासी होते हुए भी राष्ट्रवादी थे। ये राष्ट्रभक्त थे, राष्ट्रवाद की बात करते थे, राष्ट्रहित की बात करते थे। सबसे बड़ा योगदान है। आज के सन्यासियों को ये बात विवेकानंद जी से ग्रहण करनी चाहिए। केवल धन इकट्ठा करने में ना लगे रहें, केवल अपनी वाहवाही में वाहवाही को एकत्रित करने में ना लगे रहें, विलासिता की वस्तुओं को इकट्ठा करने में ना लगे रहें, ईश्वर की भक्ति करें और राष्ट्र की उन्नति की प्रार्थना करें। विवेकानंद जी से सीखना है ये। निष्कर्ष, अब विवेकानंद जी के योगदान का निष्कर्ष निकालेंगे हम। क्या निष्कर्ष है कि विवेकानंद जी के योगदान की प्रशंसा हम कर सकते हैं कि विवेकानंद जी ने सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, धार्मिक या आध्यात्मिक क्षेत्र में और पुनर्जागरण के क्षेत्र में काफ़ी कुछ दिया है। इसकी हम प्रशंसा कर सकते हैं। लेकिन फिर भी कुछ विद्वानों ने उनके विचारों को संकीर्ण, एक पक्षीय एवं अतिवादी कहा है। मतलब इसके बावजूद भी आलोचकों ने विवेकानंद जी के विचारों को संकीर्ण कहा है, एक पक्षीय कहा है और अतिवादी कहा है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो ये बात ही पूर्णतः सत्य नहीं है। पूर्णतः सत्य क्या है? पुनर्जागरण के आंदोलन को पूर्ण आत्म चेतना प्रदान की। मतलब विवेकानंद जी का योगदान की बात आती है, निष्कर्ष की बात आती है, तो यहाँ हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि पुनर्जागरण के आंदोलन को पूर्ण आत्म चेतना प्रदान की। अर्थात विवेकानंद जी ने पुनर्जागरण के आंदोलन को पूर्ण आत्म चेतना प्रदान की, जिसकी शुरुआत यदि देखा जाए तो राजा राम मोहन राय से होती है। उसके बाद में स्वामी दयानंद सरस्वती इसको आगे बढ़ाते हैं और इसका पूर्ण जो विकास होता है वो किस में होता है? विवेकानंद जी के विचारों में होता है। ये इनका योगदान है। इसके बाद में अंतिम बात, जो उग्र राष्ट्रवादी हैं, उग्र राष्ट्रवादी में मुख्यतः हम 3 की बात करते हैं, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा का नेता किसे कहा जाता है? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को। उदार राष्ट्रवादी विचारधारा का नेता किसे कहा जाता है? गोपाल कृष्ण गोखले को। तो विवेकानंद जी के विचारों का जो प्रभाव पड़ा है, विवेकानंद जी के राष्ट्रवादी विचारों का जो प्रभाव पड़ा है, वो उग्र राष्ट्रवादियों पर सबसे ज़्यादा पड़ा है। उग्र राष्ट्रवादियों पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है विवेकानंद जी का। लाल बाल पाल के ऊपर सुभाष चंद्र बोस, अरविंद घोष, इनके ऊपर भी जो है विवेकानंद जी के विचारों का प्रभाव पड़ा है। तो ये इनका योगदान है। विवेकानंद जी के विचारों के आधार पर ही आगे चल करके उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा का निर्माण होता है। ये योगदान है। और क्या कहें हम इसके बारे में। और इसके बाद में विश्व समाज में, अब जरा ध्यान दीजिएगा, अंतिम योगदान की बात आ रही। विवेकानंद जी का योगदान क्या है कि विश्व समाज में भारत के सम्मानपूर्ण स्थान की बात की थी इन्होंने। मतलब विवेकानंद जी ने विश्व समाज में, पूरी दुनिया के समाज, विश्व समाज में भारत के सम्मानपूर्ण स्थान की बात की थी। और भारत के जिस सम्मानपूर्ण स्थान की बात की थी, वही आकांक्षा आज भारतीयों के हृदय की धड़कन बनी हुई है। नोट करेंगे, वही आकांक्षा आज भारतीयों के हृदय की धड़कन बनी हुई है। फिर से वही आकांक्षा आज भारतीयों के हृदय की धड़कन बनी हुई है। इसलिए आज हम भारतीय कह रहे हैं कि वो दिन दूर नहीं जब भारत विश्व का गुरु बनेगा। ये बात कहाँ से ले रहे हैं हम, जरा देखिएगा। विवेकानंद जी ने ये बात कह दी थी कि विश्व समाज में भारत के सम्मानपूर्ण स्थान की बात की विवेकानंद जी ने, और आज हर भारतीय के हृदय की धड़कन बना हुआ है कि वो दिन दूर नहीं जब भारत विश्व का गुरु बनेगा। ये विवेकानंद जी के चिंतन का योगदान है। मुझे विश्वास है आप विवेकानंद जी के चिंतन का योगदान को आप ठीक से समझ गए होंगे। अब एग्जाम में
किसी भी रूप में आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो कहीं पर भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। मैंने विवेकानंद जी के चिंतन के अंतर्गत जितनी भी महत्वपूर्ण बातें थी वो सारी की सारी आपको समझा दी हैं। आज हम विवेकानंद जी के चिंतन को विराम देते हैं और कल से हम रविंद्रनाथ टैगोर की चर्चा करेंगे। यस बेटा, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।